स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आपके कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर गए। आप मार्केट में जाते हैं, वहां पर कोई कंप्यूटर आपको मिल नहीं पा रहा। आप नया मोबाइल लेने जा रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाईज में डिसरप्शन हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और क्या होता है उसमें, सारी ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की महंगी हो जाती हैं। काफ़ी दुविधा भरी एक सिचुएशन है, एक ऐसे समय में जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि मॉडर्न एरा में, आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इनका हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आपकी चाहे पेमेंट्स करनी हो, चाहे आपने नेट बैंकिंग करनी हो, शेयर ट्रेडिंग करनी हो, एजुकेशन सीखनी हो, या फिर यूपीएससी का फॉर्म भरना हो, हर चीज़ में इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अगर किसी रीजन से इसकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाए, तो वो बहुत बड़ा चिंता का कारण है। किसी दूसरे कंट्री ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काफी ज्यादा महारत हासिल कर चुका है, अगर उसने इंडिया को तंग करने की कोशिश की, तो उसके लिए बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई को डिसरप्ट कर दो, यहां के लोग अपने आप परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के चलते हमारे कंट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली हमारे यहां पर फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए, तो वहां पर यह जरूरत महसूस हुई कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए, और डीजीएफटी का यही काम है। रिसेंटली इसने ये डिसाइड किया कि बाहर से आयात होने वाले कुछ लैपटॉप्स को हम रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कैटेगरी में डालेंगे, ताकि बहुत ज्यादा हम इनका इंपोर्ट ना करें कि इनके ऊपर हमारी निर्भरता बनती रहे। इसके पीछे सीधा सीधा फंडा यह है कि यह ऑब्जर्व किया गया है कि भारत एक अजीब से पैराडॉक्स से गुजर रहा है। यह पैराडॉक्स समझिए क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पैराडॉक्स को सबसे पहले समझे। रिसेंटली ऑब्जर्व यह किया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 2023 का, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 49% की है, और ये अच्छी खासी ग्रोथ है। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। दे कॉस्ट अराउंड $135 बिलियन। $135 बिलियन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का इंपोर्ट बिल आता है, जो कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए सही नहीं है। और ओवरऑल हमारी आत्मनिर्भर होने का जो एक सपना है, और आत्मनिर्भर होने की जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें ये पैराडॉक्स आता जा रहा है। राइट, इसमें से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें 30% ये लैपटॉप्स वगैरह की कंट्रीब्यूशन रहती है। उस एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ हुई है, टोटल एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ 49% है, इसमें 30% इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर जून 2023 का मैं डाटा निकालूं, इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये रिपोर्ट किया गया है कि हमारा जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, 135 बिलियन तक तो है, और हमारे एक्सपोर्ट्स $60 बिलियन के हैं। $60 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $135 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा ही ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो इंप्रूव हो रही है और जिससे हमें फायदा मिल रहा है, उसको थोड़ी स्पेस दी जाए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, थोड़ा प्रॉफिट कमाएं और एक्सपैंड करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड तो देखो बहुत है। जैसे जैसे हमारी एजुकेशन सेक्टर, फिनटेक सेक्टर, ये सारे एक्सपैंड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्ट भी हम बहुत करते हैं। अब अगर हम इंपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो होगा ये कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इंप्रूव करे, हमारी डोमेस्टिक डिमांड यहीं से फुलफिल हो जाए और इंपोर्ट बिल हमारा कम हो। राइट, और इसी की वजह से डीजीएफटी अब डिसाइड कर रही है कि कैमरा, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और कुछ और टेलीफोनिक पार्ट्स पर भी हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गेम सामने आ रही है, एक अजीब सी गेम सामने आ रही है, जो प्राइवेट कंपनीज जिसका इनके ऊपर, इस मूव का जिनके ऊपर एक इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, वो यूएस गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि हर हथकंडा अपनाया जाए, ताकि इंडिया इस तरह की अपनी पॉलिसी एग्जीक्यूट ना कर सके। और यहां पे इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का अधिकार लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम उन दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ उनका नुकसान करना चाहते हैं। दरअसल सीधा यहां पर बात यह है कि 1996 में एक एग्रीमेंट साइन हुई थी, ITA 1। आप जानते हैं कि 90s के समय पर इंडिया आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था, उसके बाद ही हमें अपनी मार्केट्स खोलनी पड़ी, और बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खुद बना सकें। ऑब्वियस ही बात है कि उस समय पर चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से हमें अपग्रेड तो होना था,
आपको याद होगा कि हर्षद मेहता स्कैम के समय पर इवन स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आए थे, एक शॉक लगा था, लेकिन फिर भी और इलेक्ट्रॉनिफिकेशन बेसिकली स्टॉक मार्केट्स की भी हो रही थी, वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हो गया था, राइट, नेट बैंकिंग का कल्चर आना स्टार्ट हो गया था, तो हमें कंप्यूटर्स की जरूरत थी। तो वहां पे हमने जो ITA 1 एग्रीमेंट साइन किया, राइट, ये सिंगापुर में साइन हुआ था। इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन सारी चीजों को बनाने की, वो बिना कस्टम ड्यूटी दिए अपने उपकरण इंडिया और बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तब ये जरूरत थी और वहां पर इन कंट्रीज को भी फायदा हुआ जो लोग ये बना सकते थे सारी टेक्नोलॉजी, और हम जैसे कंट्रीज को भी फायदा हुआ जिनकी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आयात कर सकें। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि हमारी डिपेंडेंस किसी दूसरे कंट्री पे ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यू पीपल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अगर एक ऐसी चीज जो आपकी पूरी इकोनॉमी और पूरी लाइफस्टाइल को इंपैक्ट कर रही है और आप अपने ही देश में उसको बना नहीं रहे, दूसरे देश से उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, तो खतरनाक सिचुएशन है। तो यहां पे इंडिया ने एनालाइज करना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है। हमने जब अपनी डोमेस्टिक डिमांड को इंप्रूव किया तो हमें पता लगा कि ऐसे 250 प्रोडक्ट्स हैं जो जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। और जो ITA 1 एग्रीमेंट है, इसमें आज की सिचुएशन में हो ऐसा रहा है कि जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं 126, लगभग 126 कंट्रीज हैं जिन्होंने जो इस एग्रीमेंट के एम्बिट में आते हैं, उनमें से 114 कंट्रीज तो इंपोर्ट करते जा रहे हैं, उनको तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। जबकि जब ये एग्रीमेंट साइन की गई थी तब यही बात चल रही थी कि ये फायदा दोनों देशों को दिया जाएगा, जो बना रहे हैं वो भी और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी। और कहा यही गया था कि ग्रेजुअली डेवलपिंग कंट्रीज भी जब अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे तब उनके प्रोडक्ट्स को भी एडवांटेज मिलेगा। अब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं, 7-8 कंट्रीज हैं जो 80% एक्सपोर्ट्स हैंडल करते हैं, तो हमारा तो कोई फायदा ही नहीं इसमें, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया ने ये मूव ली। इसके बारे में और डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले फटाफट आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप UPSC IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक को 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करना जरूरी है। वो टॉपिक क्यों न्यूज में है, क्या उसके मायने हैं, उस किन फैक्टर्स के बेसिस पे वो इशू अपने अस्तित्व में आया और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और कुछ MCQs की प्रैक्टिस। तो इस कोर्स में हैंड रिटन नोट से लेके लाइव क्लासेस से लेके फिजिकल बुक्स आपको सब कुछ मिलता है। इसको हम P2I इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हर स्टेज इसमें इंक्लूडेड है। आपकी फाउंडेशन, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज और फिजिकल डिलीवरी ऑफ बुक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हैंड रिटन नोट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग, हर चीज इंक्लूडेड है। मेंटरशिप में तो हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं आपके साथ कि अपनी तैयारी के समय पर, क्योंकि आप ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट की कमी फील हो सकती है, तो फोन नंबर पे आप मैसेज दीजिए, व्हाट्सएप का मैसेज होगा, वो कोऑर्डिनेट कर सकेंगे हम टाइम, और जो भी आपका डाउट है वो एक कॉल पे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इससे काफी डिसिप्लिन तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ये बैच 23 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है, लगभग 3 घंटे की क्लास रहेगी, बीच में 10-15 मिनट की ब्रेक भी मिलेगी, डाउट सेशंस भी होंगे जिससे कि कोई डाउट आता है तो वो क्लियर हो जाता है, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फरवरी तक आपके कोर कंप्लीट हो जाए, जिससे कि फरवरी ऑनवर्ड्स आपका क्रैश कोर्स चले। उसके बाद फिर आप क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो क्लियर करने के बाद प्रीलिम्स क्लियर करें, फिर मेंस दें और अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन हो। तो इसमें जरूर एनरोल कीजिएगा, और फर्दर जानकारी आपको चाहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं एग्जाम की गाइडेंस के लिए, तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। टेलीग्राम पे आई एम हियर, इंस्टाग्राम पे आई एम हियर, दीज आर द QR कोड्स, इनको स्कैन करके मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, ये हमने स्टेप तो ले लिया, लेकिन इसमें गूगल, लिनोवो, डेल, HP वगैरह जैसी कंपनीज, यूनाइटेड नेशंस की गवर्नमेंट को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखी। लेटर में उन्होंने लिखा कि हर प्लेटफॉर्म को यूज करो जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट पर हम प्रेशर डाल सकें कि जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं वो ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। इन्होंने 15 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी किसे लिखी? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। इस चिट्ठी में उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर में बहुत ही एकदम से प्रेशर डालने की कोशिश की है कि जो भी चेंजेस इंडिया कर रहा है वो सही नहीं है, और हर वो तरीका अपनाया जाए जिससे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया की जो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कमिटमेंट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल हों। यहां पर इनको अपना क्लियरली एक डिसएडवांटेज दिख रहा है। सीधी सी बात है कि अगर हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, हमने बंद नहीं किए इंपोर्ट्स, वी हैवंट बैंड द इंपोर्ट्स, हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, राइट। तो इन्होंने कहा तो ये है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो सप्लाई चेन्स इंपैक्ट हो सकती हैं, इंडिया को भी बहुत नुकसान हो सकता है, हमारा भी नुकसान होगा। तो इंडिया की ये मूव पूरे जगत के हित में नहीं है, तो इसलिए इंडिया के ऊपर थोड़ा सा
दंश कसने की कोशिश की गई। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली ये है कि थोड़ी सी स्पेस डोमेस्टिक सेक्टर को दी जाए। ये लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, अगर उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हमने भी इनकी तरह लगानी स्टार्ट कर दी, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इस मुद्दे को पहले भी डिस्कस करते वक्त मैंने यही बताया था कि ये मूव पे जाहिर सी बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज बवाल जरूर खड़ा करेंगे, राइट। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, जब ये अनाउंसमेंट कब हुई थी, इंडिया ने कब ये फैसला किया कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे लैपटॉप्स पर? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये बैन हम लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और ये इफेक्टिव इमीडिएटली है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए एडिशनल लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, एंड दैट इज इफेक्टिव इमीडिएटली। बहुत ज्यादा पुश करने के बाद इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इमीडिएट इफेक्टिवली नहीं है, 1 नवंबर 2023 तक आपको वो लाइसेंसेस एक्वायर करने हैं, वो लाइसेंस के बेसिस पे आप फिर एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल आईटी कंपनीज जो हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर बनाती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उन्होंने कहा है कि नवंबर 2023 की डेडलाइन भी बहुत ज्यादा जल्दी है। इसके 9 से 12 महीने, मतलब अगले साल 2024 नवंबर तक आप हमें यहां पर टाइम दीजिए, जिसमें कि हम आपकी इस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सकें क्लियरली, राइट, और जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है उसका हमें टाइम मिल सके। इसमें क्रिटिसिज्म यही हो रहा है कि कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, अचानक ये स्टेप ले लिया गया। इस अचानक लिए गए स्टेप से इंडिया को तंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है अभी हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है तो सही, लेकिन क्या पता एकदम से ये अपनी सप्लाईज रोक दें कि चलो इंडिया को भी दिखाते हैं एक बार टेस्ट कि क्या होता है कि अगर हम अचानक से सप्लाई रोक दें, वो डिसरप्शन आ सकती है। डिसरप्शन अगर आई तो इंडिया जो बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, कि जैसे कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो कुछ प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, वो आधा असेंबल प्रोडक्ट फिर कहीं और जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो ऐसे में इंडिया को जो हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट करने की, इन कंपनीज का कहना है, वो हैम्पर हो सकती है और बिजनेस दोनों देशों में इंपैक्ट हो सकता है। तो यहां पर ये एक समस्या आ रही है। बट अगर हम इसका पूरा का पूरा बिग पिक्चर देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप समझते हैं ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्रिटिकल एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज में हम बहुत ज्यादा दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो हमें देखो आत्मनिर्भर तो होना है, लेकिन क्या आत्मनिर्भर होने की जो हमने एक तरीके से जो डायरेक्शन पकड़ी है, क्या ये सही है? इसका एक न्यूट्रल तरीके से हम आंकलन करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं। देखो, इस मूव की पॉजिटिव साइड ये है कि ये याद रखना कि हमने कंप्लीट बैन नहीं किया। जिस तरीके से गूगल, एप्पल, डेल, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज माथा पीट रही हैं, तो एक तरीके से ये कंप्लीट बैन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस हमने थोड़ी सी लगाई हैं। इन रिस्ट्रिक्शन से हो क्या सकता है कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वाटर्स, ठीक है, वो पानी में जो पैर है नहीं हम लगाते टेस्ट करने के लिए कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि क्या हम सप्लाई दे सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें। और अगर मान लो इंपोर्ट्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड फिर बढ़ेगी, और जो लोग नहीं लेते थे उनके पास वो ऑप्शन होगी डोमेस्टिक को भी ट्राई करें। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड हम हो गए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, ठीक है। चाइना तो चाहता ही ये है कि हम ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें ही ना। अगर हमने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेसिटी बनाई नहीं, हम हमेशा इस चीज के लिए बाहर डिपेंडेंट रहेंगे, तो कोई भी दिक्कत आई, चाहे वो गलवान वैली का मुद्दा हो, अरुणाचल का मुद्दा हो, सीधा क्या कर सकते हैं, वो अपने इंपोर्ट्स जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं सामान, उस पर एम्बार्गो लगा सकते हैं। और अगर हम डिपेंडेंट हैं तो हमें फिर झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री, इसके पास एक मौका है, और कंप्लीट बैन नहीं हम लगा रहे, तो ये तो ठीक चीज है। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अगर सरकार अचानक ऐसे डिसीजंस ले और कोई प्रायर नोटिस ना दे, ठीक है, और हालांकि हम अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हैं ये डिसीजन, बट फिर भी प्रायर नोटिस ना दिया तो ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि गवर्नमेंट इंडिया की कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। पॉजिटिव साइड एक ये भी इसकी निकलती है कि ITA 1 एग्रीमेंट ये बायस्ड एग्रीमेंट है। इसमें फायदा कंट्रीज को नहीं, कुछ ही कंट्रीज को हो रहा है, सारे कंट्रीज को नहीं हो रहा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को। और इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि मैं ग्लोबल साउथ की वॉइस हूं। तो यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया इंडिया ने कि ITA 1 एग्रीमेंट को रिकंसिडर किया जाए, इसमें जो बदलाव लाने की जरूरत है वो लेके आए जाएं। तो हो सकता है कि हमने रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है, इसी बहाने ITA 1 एग्रीमेंट को डिस्कस तो करेंगे ये डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें अगर हम सपोर्ट लेके आए तो इसमें इस एग्रीमेंट में ऐसी अमेंडमेंट करवाई जा सकती हैं जो कि सबके हित में है और डेवलपिंग कंट्रीज डिसएडवांटेज पे नहीं है। 96 में हालात अलग थे, अब अलग हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि इसका इंपैक्ट ही पॉजिटिव हो सकता है। इसी के साथ
टेम्पररीली क्या हो सकता है कि क्योंकि एक तरीके से क्रेडिबिलिटी इंडिया की क्वेश्चन में आई है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारे आईटी सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट की इनफ्लो शायद उतनी ना आए। तो टेम्पररीली हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में जो शेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के, तो वो शेयर्स और स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ड्विंडल कर सकती है, गिर सकती है, या उतार से फ्लक्चुएशंस उसमें आ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, राइट। इसके बाद एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, हम दूसरों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपनीज बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गई है कि इंडिया क्या कर रहा है, उनको हम परसुएड करेंगे कि देखो, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स चाहते हो, हम हमारे यहाँ पे बेचना चाहते हो, आप ऐसा करो, आप हमारे यहाँ कंट्री में आओ, अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, क्योंकि मार्केट भी हम ही है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग भी यहां कर सकते हो, वो प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमें बेच दो यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। जितना हमने कंज्यूम करना है कर लिया, बाकी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के थ्रू, राइट। तो इससे इन कंपनीज का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी मार्केट में कंज्यूम भी प्रॉपरली हो रहा है इंडिया में, राइट। इंडिया का थोड़ा ज्यादा फायदा है इसमें, राइट। इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम हो रहा है, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं घर पे, हमारे घर में वो सेटअप बन रहा है, तो वो भी फायदे में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड है। एक और नेगेटिव साइड इसकी ये है कि अगर मान लो जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, मान लो उन्हें समहाउ लोकल वेंडर्स पर डिपेंड अप होना पड़ता है कि जो डोमेस्टिकली बन रहा है प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अगर उसने वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाया, तो फिर कई कंपनीज जिनका काम इससे बहुत स्मूथली चल रहा था, ठीक है, वो इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि मान लो आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका हाथ उस पर सब कुछ सेट है, विंडो जब अपडेट होती है कई बार, ठीक है, खराब अपडेट आ जाए तो बहुत दिक्कत आती है, राइट। आप समझ सकते हैं, आपका सारा काम स्लो हो जाता है। यहां पर अगर लोकल वेंडर ने भी कुछ ऐसा खराब सा प्रोडक्ट बन गया, या स्लो चल रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये एक थोड़ा सा फ्लिप साइड है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना है, इसका वे आउट क्या है। वे आउट ये है कि हम ये लाइसेंस कंडीशन रख सकते हैं, कंपनीज को बहुत ज्यादा डिस्करेज नहीं करना, फॉरेन कंपनीज को, कि आपका हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, नहीं। एक पॉजिटिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बना के रखनी है। हमें साथ में ये क्या करना है कि एक तो इनको क्लैरिटी देते रहें कि लाइसेंसेस के अंडर क्या कंडीशंस हैं। दूसरा, ITA 1 एग्रीमेंट को रिकंसिडर करने के लिए सपोर्ट इकट्ठा करें, ताकि इसमें जो एक बायसनेस है अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उस पर विचार विमर्श होता रहे। इसी के साथ साथ जो इंडिया के ना, अब ऐसा होता है कि प्रोपेगेंडा बहुत चलता है, ठीक है, और US इज गुड इन स्प्रेडिंग द प्रोपेगेंडा। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करने के लिए, या इंडिया को फोर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, कि यहां के बिजनेस साइकिल पर लांछन लगाई जाएगी। तो इंडिया को हर वो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है जिससे कि हमारे बिजनेस इकोसिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो हम ये बिल्कुल क्लियर करके रखें कि जो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है और बहुत रिटर्न देगा, ठीक है। तो यहां पर सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो डाटा और सब कुछ निकाल के रखे कि अगर सही से तरीके से बिजनेस जो करना चाहते हैं उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट्स का इनफ्लो आता रहे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसी रेगुलेशंस भी बनानी चाहिए कि हम इन कंपनीज को एनकरेज कर सकें कि आपका ज्यादा फायदा क्या है कि हम आपसे इंपोर्ट करें, आप एक्सपोर्ट करो, जहाज में डालो अपना सामान, फिर इंडिया में बेचो। इससे बेटर है आप हमारे यहाँ ही फैसिलिटी बना लो। इस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो रेगुलेशंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उन रेगुलेशंस को सरकार अगर ईजी कर दे, वो भी फायदा कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे ये कंपनीज को भी प्रॉफिट मिलेगा और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ये कंपनी फिर प्रॉफिट लेंगी तो टैक्स भी मिलेगा। तो ये मतलब काफी बड़ी विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पूरे के पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में पता लगेगा कि लीडर्स किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। जाने से पहले एक बार फटाफट P2I के कोर्सेज के जो हमारे फीचर्स हैं उनको फटाफट एक बार आपको बता देता हूं। देखो, इसमें लाइव क्लासेस रहती हैं, फाउंडेशन से लेकर टॉप लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाते हैं। NCERTs कवर्ड है P2I में, तो अलग से NCERT लेने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स में आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो हम आपको बना के देंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छे नोट्स हम बनाते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किए हैं, वहां पर आकर जरूर एक बार देख लेना। हैंड रिटन नोट्स का बहुत यूटिलिटी होता है, वो हम यहां पर दे रहे हैं। ज्ञानवाणी सेशंस में रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स लाइक अनिल स्वरूप सर आते हैं, अपने करियर के बारे में बात करते हैं, आपको पता लगता है कि कहां तक पहुंच सकते हो आप, मोटिवेशन रहती है। 1-to-1 मेंटोरशिप में कोई भी डाउट हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड,
या फिर कोई टेक्निकल डाउट कि वोल्केनोस का प्रोसेस समझ नहीं लगा, तो उनके साथ डिस्कस करके उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डेली आंसर राइटिंग के बिना मेंस निकल ही नहीं सकता। तो डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, चेक करवाइए, फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगी। वीकली रिवीजन टेस्ट में एक हफ्ते में जितनी तैयारी की, पढ़ाई की, उसकी अच्छे से रिवीजन हो जाती है। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में अलग अलग सोर्सेज से जो करंट अफेयर्स होते हैं जो रेलिवेंट है, ठीक है। आप करंट अफेयर्स पढ़ने में भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ये समझना होगा कि सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने होते, रेलिवेंट करंट अफेयर्स जिनका एग्जाम में हाई रेट ऑफ रिटर्न है, उन्हें अच्छे से करना होता है। यूपीएससी का सीधा सीधा फंडा ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, आपके सोर्सेज मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन। तो जब हम अलग अलग सोर्सेज से एक जगह पे कंपाइल करके आपको देंगे डेली बेसिस पे वीडियोस और पीडीएफ्स, तो उनको अच्छे से रिवाइज करके आपके करंट अफेयर्स पर भी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। और इनके टेस्ट, वीकली क्वेश्चंस इनके टेस्ट में आएंगे, उससे रिवीजन भी हो जाएगी। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, मेंस का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, तो ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। इंटरव्यू गाइडेंस भी है। और एक और एडवांटेज है इसमें, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपके पास ये चॉइस होगी कि आप डेली में आके हमारे साथ फिजिकल क्लासेस लगाएं, जहां पे आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, वाईफाई, ये सारा खर्चा स्टडी IQ बेयर करेगा। तो मेंस की प्रिपरेशन के समय पर, स्पेशली जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तब बहुत जरूरी है कि एक गाइड आपकी क्लोज प्रेजेंस में हो। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, P2I में ये भी फायदा है, ठीक है। और जो लोग नहीं आ सकते दिल्ली, या जो जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, उनके साथ हम सब कुछ ऑनलाइन मीडियम से करेंगे। ऑनलाइन मीडियम में और इवन यहाँ पे हम 3-to-1 अप्रोच फॉलो करते हैं। 3 दिन आपका इशू एनालिसिस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर टॉपिक्स को, मतलब सिलेबस को पूरा डिकोड किया जाता है। जहां जहां से सवाल बनता है उसको हम 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करते हैं, राइट। 2 दिन क्या होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और 1 दिन करंट अफेयर्स होता है कि करंट अफेयर्स को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे यूज करें। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है दोस्तों। यूज द कोड CS Live to get the maximum discount and see you soon in the classes. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।